12 के हिंदी में जो जूठन पाठ है, जूठन पाठ पे चर्चा करने वाले हैं, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है उसके लेखक? ओम प्रकाश वाल्मीकि। बोला नॉर्मली ओम प्रकाश वाल्मीकि। और जूठन जो है जो एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? वो एक आत्मकथा। और कैसी आत्मकथा? तो दलित आत्मकथा है। जूठन किस प्रकार की आत्मकथा है? दलित आत्मकथा है। और आप जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक क्या है? तो दलित लेखक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक कैसे लेखक है? दलित लेखक माने जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। और आप जानते हैं कि जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक आत्मकथा है। और कैसा आत्मकथा है? तो दलित आत्मकथा है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक कैसे लेखक है? तो दलित लेखक है। मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था कि देखिए आत्मकथा के बारे में और जीवनी के बारे में, आत्मकथा के बारे में और जीवनी। तो मैं ये बताया था कि आत्मकथा किसको बोलते हैं? जब आत्मकथा को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपनी कथा अपने बारे में जब स्वयं लिखता है तो उसका आत्मकथा होगा। और जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके पूरा जीवन के संदर्भ को लिखेगा तो क्या कहलाएगा? जीवनी। जैसे बायोग्राफी कहेंगे इसको, हाँ जीवनी को। जैसे गांधी जी है, तो गांधी जी ने जो एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, गांधी जी खुद लिखे, तो उनका क्या कहलाएगा? आत्मकथा। जब गांधी जी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनका आत्मकथा है। क्यों? क्योंकि स्वयं लिखे। जब मान लो कि तुम अपनी कहानी अगर खुद लिखोगे अपने जीवन के संदर्भ के बारे में, तो अगर अपनी पूरे जीवन की घटनाओं को जब तुम खुद लिखोगी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आत्मकथा हो जाएगा। अगर तुम्हारे बारे में जैसे मैं लिखूंगा, अगर तुम्हारा पूरे जीवन के बारे में मैं लिखूंगा, दूसरा व्यक्ति लिखेगा तो क्या कहलाएगा? जीवनी। तो क्या आत्मकथा और जीवनी में अंतर समझ में आ गया? ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। तो जूठन कैसी है? आत्मकथा है, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने खुद लिखा है, खुद लिखे है तो आत्मकथा है। और कैसी आत्मकथा? दलित आत्मकथा। दलित क्या? ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित लेखक थे। और समाज में उस समय में दलितों के साथ जो अन्याय होता था, जो अत्याचार होता था, दलित लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, उनको मंदिरों में घुसने की मनाही थी, शिक्षण संस्थान दलितों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके लिए अलग बस्ती था। तो उन दलितों को कितना संघर्ष झेलना पड़ता था, उनके साथ कितना छुआछूत भेदभाव किया जाता था। इस चीज का जिक्र लेखक ने इस आत्मकथा में किया है। ये जो जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि का, ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में बटा है ये? 3 भागों में ये आत्मकथा बटा है। आपसे पूछेगा आत्मकथा कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। चलिए इसके पहला भाग पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना? इस आत्मकथा के आपको पूरे क्लास में याद हो जाएगा। पहला भाग पे चर्चा करते हैं, तो ध्यान देना। तो इसके हम पहला भाग पे चर्चा करते हैं। तो पहला भाग पे चर्चा करेंगे तो एक चीज को देखेंगे, इसमें सबसे पहला भाग में लेखक के स्कूल के बारे में चर्चा किया गया है। लेखक के जो पिताजी जो थे ना, लेखक काफी गरीब परिवार से था, दलित था, काफी मतलब पिछड़े जाति का था। और लेखक के पिताजी, लेखक की माता, लेखक के दोनों भाई, ये सब दूसरे के घर पे काम करते थे। माल मवेशी जानवर वगैरह को खिलाते थे, तगाओं के घर पे काम करते थे, है ना? माल मवेशी को खिलाना पिलाना, और उसके बदले में उनको कुछ साल में 12-13 सेर अनाज मिलता था। ये काम करना लेखक का पेशा था। लेकिन लेखक के पिताजी सोचते थे कि नहीं, लेखक कुछ पढ़ लिख करके काफी बेहतर करे, पढ़ लिख करके कुछ बड़ा आदमी बने। तो इस आत्मकथा के पहला भाग में आप ये देखिएगा कि लेखक के पिताजी लेखक का नाम स्कूल में दाखिला करवाते हैं। मतलब लेखक के पिताजी लेखक को स्कूल में उसका नाम लिखवाते हैं। और जब लेखक बच्चा रहता है, जब लेखक स्कूल में जाता है, तो कलीराम हेड मास्टर, स्कूल का हेड मास्टर कौन रहता है? कलीराम। लेखक को बुलाता है एक बार, सुन बे तेरा नाम क्या है? लेखक जाता है, बोलता ओम प्रकाश। बोलता चूहरे का है? कौन बोलता है? हेडमास्टर। हेडमास्टर बोलता चूहरे का है? कलीराम। मतलब चूहार जाति का है? लेखक बोलता जी। बोलता सुनो, स्कूल के ग्राउंड में जो शीशों का पेड़ देखते हो, इस पर चढ़ जाओ और शीशम का पेड़ पर चढ़ करके शीशम के पेड़ के टहनी को तोड़ लो, और टहनी को तोड़ करके झाड़ू बना करके पूरे स्कूल के क्लास का साफ करो, और क्लास के साथ स्कूल के मैदान को भी क्या करो? साफ करो। लेखक जाता है बेचारा, कलीराम हेडमास्टर तो उसका बेइज्जती करता है ना, जाति का कह कर, चूहार जाति का कह के, ऊपर से ऑर्डर भी दे देता है। लेखक जाता है स्कूल के टहनी, सॉरी ये क्या बोलते हैं, शीशम के टहनी को तोड़ करके झाड़ू बना करके स्कूल के क्लास को साफ करता है, मैदान को साफ करता है, और साफ करते करते पूरा समय बीत जाता है। उस दिन लेखक बिल्कुल पढ़ लिख नहीं पाता है स्कूल में, बिल्कुल, क्योंकि स्कूल का ग्राउंड तो बड़ा होता है ना, स्कूल में तो बहुत सारे क्लासरूम भी होते हैं। स्कूल का ग्राउंड, उस दिन सब लेखक के सब दोस्त पढ़ता रहता है, लेखक स्कूल की सफाई करता है, और जब स्कूल के ग्राउंड को साफ करता है तो लेखक का पूरा कमर दुखने लगता है, क्योंकि ग्राउंड तो बहुत बड़ा होता है ना, उतना छोटा लेखक कैसे पूरा स्कूल को साफ कर पाएगा, लेकिन साफ करता है। दूसरा दिन भी जब लेखक स्कूल में जाता है
तो कलीराम हेडमास्टर बुला करके दूसरा दिन भी यही आदेश देता है कि जाओ स्कूल को साफ करो। दूसरा दिन भी लेखक को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तीसरा दिन जब लेखक जाता है तो लेखक सोचता है कि आज भी हमको शायद पढ़ने उठने का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए लेखक जा करके क्या करता है, सबसे पीछे क्लास के कोना में जाकर के बैठ जाता है। सबसे पीछे क्लास के कोना में जाकर के बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ पढ़ लिख लेंगे। थोड़ा समय बीतता है, कलीराम हेडमास्टर बहुत गुस्सा में आता है क्लास में, बोलता है कहाँ है रे? तो लड़का सब जो रहता है क्लास में बैठा हुआ, वो बोलता मास्टर साहब वहां हमें कोना में। जाता है कलीराम हेडमास्टर और लेखक के गला को दबोच करके पकड़ करके लाता है, बोलता चलो, और लेखक को बरामदा से बाहर पटक देता है और बोलता है जाओ स्कूल को साफ करो। और पूरा स्कूल का लड़का ये दृश्य देखता है, मास्टर सब देखता रहता है, मजा उड़ाता रहता है, और लेखक बेचारा रोते रहता है। लेखक झाड़ू उठाता है और फिर स्कूल का सफाई करने लगता है। एकदम 12 बजे धूप रहता है, लेखक के पूरा मुंह पर गर्दा पड़ता रहता है, मैदान का कमर दुखता, पसीना से लेखक लथपथ रहता है। और उसी स्कूल से, लेखक के स्कूल से ही रास्ता गुजरती रहती है। अचानक लेखक के पिताजी साइकिल से जा रहे होते हैं। लेखक के जब पिताजी गुजरते हैं तो लेखक के पिताजी देखते हैं कि अरे लेखक तो स्कूल में ग्राउंड में झाड़ू लगा रहा है। लेखक के पिताजी प्यार से उसको मुंशी जी कहते रहते हैं। क्या कहते हैं? मुंशी जी। लेखक के पिताजी बोलते हैं मुंशी जी क्या कर रहे हो? लेखक खड़ा हो जाता और रोने लगता है। लेखक के पिताजी साइकिल रोक करके लेखक के पास आते, बोलते बताओ मुंशी जी क्या हुआ, सच सच बताओ। तो लेखक बोलता है कि कलीराम हेडमास्टर हमको पढ़ने नहीं देता है, 2-4 दिन से क्लास में खाली हमको झाड़ू वगैरह लगवाता है। पिताजी आग बबूल हो जाते हैं, एकदम गुस्सा हो जाते हैं। किस पे? हेडमास्टर पे। और जाकर बोलता कौन हेडमास्टर है रे जो मेरे बच्चों से झाड़ू लगवाता है? कलीराम हेडमास्टर भी उधर से गुस्सा करके गाली देते निकलता, इधर से लेखक के पिताजी भी एकदम गुस्सा में उसका सामना करते हैं। लेखक लिखते हैं कि मेरे पिताजी ने जिस बहादुरी के साथ कलीराम हेडमास्टर का उस दिन सामना किया वह मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। लेखक को पिताजी की ये बातें बहुत पसंद आती है कि लेखक के कारण उसके पिताजी कलीराम हेडमास्टर से भी लड़ गए। तो ये जूठन आत्मकथा का क्या है, पहला भाग है। समझ में आया? पहला पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो जूठन आत्मकथा का दूसरा भाग में क्या है। ये 3 भाग है, पूरा याद करवा दूंगा। जूठन आत्मकथा का दूसरा भाग क्या है? जूठन आत्मकथा का दूसरा भाग में तुम देखोगे तो लेखक अपने परिवार के जिक्र का वर्णन करते हैं। लेखक लिखते हैं कि लेखक के जो परिवार के जो लोग थे वह मेहनत मजदूरी करते थे दूसरे के यहाँ पर, तगाओं के घर पे। तगा मतलब जो अमीर व्यक्ति थे उनके मोहल्ला के, उनके घर पर जाते थे, माल मवेशी जानवर को बांधते थे, पुआल वगैरह खिलाते थे, गोबर मल मूत्र हटाते थे जानवर को, और 1 साल तक उन जानवरों का वो सेवा सत्कार करते थे। और उसके बदले में उनको महीना में क्या मिलता था? 12-13 किलो अनाज मिलता था, एक जोड़ी 2 जानवर के पीछे। और जिनके घर पे वो काम करते थे उन लोगों के घर पे अगर कुछ जूठा उठा बच जाता था ना तो जूठा लेखक को माँ सबको दे देते थे, और लेखक की माँ उस जूठा को ला करके क्या करती थी? खाती होती थी, सूखा उठा करके उसको गर्मी के मौसम में उबाल करके। ठीक ना? अगर गांव में मान लो कि किसी के यहाँ पर कोई बारात वगैरह आई तो बारात खा ली। अब बारात खाने के बाद जो भोजन बच गया पत्ता पे तो क्या करते थे लेखक सब उस पत्ता को, पूरा भोजन को, जूठा को एकदम इकट्ठा कर लेते थे टोकरा में, और ले जाकर के उस जूठा को क्या करते थे? सुखाते थे धूप में, चादर बिछा करके सुखा करके उसको रख लेते थे घर में। अब बरसात वगैरह के मौसम में उसको गर्म पानी में उबाल करके नमक मिर्च डाल करके उसको खाते थे। ये खराब स्थिति थी लेखक से। जूठन तक उनको खाने को मिलता था, उन लोगों को जूठन के सहारे थे। लेखक एक घटना का इस दूसरा आत्मकथा में जिक्र करते हैं, आत्मकथा के दूसरा अंक में, कि लेखक की माँ जो थी उस सुखदेव सिंह त्यागी के घर पे काम करती थी। किसके घर पे काम करती थी? सुखदेव सिंह त्यागी के। सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की का शादी था। लेखक के माँ और पिताजी क्या किए? शादी से 10 दिन पहले उसके घर का पूरा सफाई किए, पूरे गांव का चौकी लाला करके सुखदेव सिंह त्यागी के घर पे पूरा चौकी वगैरह क्या किए? लगाए। मतलब लड़की के शादी का मतलब पूरे समाज का इज्जत प्रतिष्ठा का सवाल था। लेखक की माँ तो उसके घर की नौकरानी थी, तो लेखक की माँ क्या की? 10 दिन पहले ही से पूरा उसके सुखदेव सिंह त्यागी के घर पे काम करना शुरू कर दी। एकदम पूरा चौकी ला के लगाई, पूरा शादी विवाह का तैयारी हो गया। और जब उनकी लड़की का विवाह हुआ, जब बारात खा रही थी भोजन, जब बारात भोज खा रहे थे तो लेखक की जो माँ जो थी वो एक टोकरी लेकर के लेखक को लेकर, लेखक की छोटी बहन का नाम था माया, क्या नाम था? माया। उसको लेकर के बाहर में रास्ता पे बैठी थी ताकि बाराती खा करके जाएगा, जो जूठा बचेगा उसको हम टोकरे में रख करके घर ले जाएंगे। बताओ, उसको अच्छा खाना नहीं देता सुखदेव सिंह त्यागी, जिसमें उसके घर पे क्या करता है? काम करता है, लेकिन फिर भी उसको क्या लगाना पड़ता है?
जूठा। लेकिन छोटा बच्चा मानता है, छोटा बच्चा को तो भूख लगता है तो बोलेगा कि हम मुँह खाएंगे सबको देख के। तो लेखक की छोटी बहन जो माया जो होती है, जो लेखक की माँ को क्या बोलती है कि माँ हमको भी मंगा दो, हम भी क्या करेंगे, खाएंगे, हम भी खाएंगे। क्या करेंगे, हम भी खाएंगे और क्या करेंगे, हम भी खाएंगे। तो लेखक की जो छोटी बहन को माया जो जिद करती है कि हम खाएंगे, तो लेखक की माँ सुखदेव सिंह त्यागी को बोलते हैं, चौधरी जी बच्चा से भी दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, कुछ है तो बच्चा को महारो जागतू कछू हो तक खाने को दे, मतलब बच्चा सबको भी कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत दे दीजिए। सुखदेव सिंह त्यागी गुस्सा में बोलता, चुप चोरी कहीं के, अपनी औकात में लो, बहुत टोकरी जूठा ले जाती है, उससे तुम्हारा मन नहीं बढ़ता है क्या। लेखक की माँ को दोबारा खा के वहां से टोकरा वगैरह लेकर के लेखक को लेकर के वापस चले आते। यह है दूसरा आत्मकथा, मतलब आत्मकथा के दूसरा खंड में। ठीक, आत्मकथा के तीसरा खंड में, तो आत्मकथा के तीसरा खंड में लेखक अपनी 9वीं क्लास का जिक्र करता है। किस क्लास की घटना का वर्णन करता है, 9वीं क्लास की घटना का। मतलब लेखक के गांव में अगर कोई जानवर वगैरह मर जाता था ना, तो उस जानवर को दफनाने का, उस जानवर को गाड़ने का काम कौन करते थे, लेखक के परिवार के लोग। लेखक के परिवार के लोग उस जानवर को गाड़ने का काम करते थे, और उस जानवर को गाड़ने के बदले जानते हो कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता था। किसको, लेखक के परिवार के लोगों को जानवर को गाड़ने के बदले कोई पैसा नहीं मिलता था, बल्कि क्या होता था, जानवर का जो जिस जानवर को ले जाते थे उसका चमड़ा निकाल करके और मुजफ्फरनगर या जो भी बाजार में ले जाकर के वहां पर बेचते थे, और चमड़ा को बेचने के बदले में जो भी 20-25 रुपया मिल जाता था उससे उनको फायदा हो जाता था। मान लो कि किसी व्यक्ति का जानवर मर गया, और अगर व्यक्ति का जानवर मर गया, अगर उसको जानवर को गाड़ने में थोड़ा लेट हो गया, तो व्यक्ति आकर के लेखक के घर पे गाली देता था, ये क्या रे इतना लेट हो गया, गाड़ने नहीं चलेगा, है ना। और जानवर को गाड़ना बड़ा मुश्किल होता था, अगर लेट हो जाता था तो छील के हुआ जानवर के शरीर को खा करके उसके चमड़ा को खराब कर देता था। एक बार लेखक के गांव में घटना घटित हुआ, ब्रह्मदेव तगा का बैल मर गया। किसका बैल मर गया, ब्रह्मदेव तगा का बैल मर गया। उस दिन लेखक के पिताजी घर पे नहीं थे, लेखक के दोनों भाई भी घर पे नहीं था, सब किसी दूर के रिश्तेदार के घर पे गया था, रिश्तेदारी में गया। अब ब्रह्मदेव तगा 2 बार मैसेज दे दिया लेखक के घर पे कि बैल मरा है, बैल को ले जाकर के इसको गाड़ना है। लेखक की माँ को क्या करना पड़ा, लेखक को स्कूल से बुलाना पड़ा। लेखक की माँ हार दार करके स्कूल से किसको बुला, लेखक को। लेखक की माँ नहीं चाहती थी कि लेखक ये काम करे, लेकिन मजबूरी में फिर लेखक की माँ को स्कूल से लेखक को बुलाना पड़ा। और जब स्कूल से लेखक को बुलाया गया, स्कूल से जब लेखक आए, ठीक ना, जब स्कूल से लेखक आए, तो स्कूल से लेखक जब आए तो इनकी माँ बोली कि ठीक है तुम जाओ, बैल को गाड़ने जाओ। तो लेखक के चाचा जी भी उनके साथ गए, और लेखक के चाचा महान कामचोर, वो काम करने से कतराते थे। लेखक के चाचा जी बैल को थोड़ा चमड़ी, उसको खाल निकाले, बैल का थोड़ा खाल निकाले चाकू से, और बाद में चाकू लेखक को थमा दिए कि तुम लो और अब तुम क्या करो, बैल का खाल उतारो। लेखक बोला कि चाचा हाथ जोड़ते हमसे ये काम मत करवाइए, ये काम आज तक हम कभी किए नहीं है। तो चाचा बोले नहीं किए हो तो छोड़ दो। लेखक मजबूरी में क्या करे, चाकू लेकर के बैल का खाल को निकालने लगा। बेचारा क्या करे, मजबूर था, बैल को खाल को निकालने लगा। अब जब बैल का पूरा खाल निकाल लिया तो बैल के खाल जो था वो वजनदार खाल था, और बैल का खाल कई गुना लेखक के वजन से दुगुना मतलब ज्यादा था। लेखक के वजन से खाल का वजन क्या था, दुगुना था। लेखक के चाचा उस खाल को गठरी में बांधे, चादर में माथा पे रख लिए लेखक के चाचा उस खाल को, और लेखक के चाचा उस खाल को लेकर के आधा रास्ता तक आए, और आधा रास्ता के बाद गठरी को पटक दिए, और लेखक को बोले कि अब तुम गठरी लेकर के चलो आगे। लेखक बोले कि चाचा जो आगे रास्ता में मेरा स्कूल पड़ता है, कम से कम मेरा स्कूल पास करा दीजिए, नहीं तो मेरे स्कूल का सहपाठी देखेगा कि हमको खाल लेकर के जाते हुए, तो कल है स्कूल में मेरा मजाक उड़ाएगा। तो चाचा बोलता कि ना, जब ना ले जाएगा तो गठरी को रहने दो, पटक देता है। लेखक क्या करते हैं, मजबूरी में लेखक के सर पे मतलब उस खाल की गठरी को लाद दिया जाता है, और लेखक उस खाल की गठरी को लेकर के आता है, अपने घर पे आता है, और लेखक का पूरा खून से शरीर लथपथ रहता है, ठीक है ना, बहुत वजनदार खाल रहता है। लेखक घर पे आता है, खाल को पटकता है, और लेखक बेहोशी टाइप से होता है। लेखक की माँ लेखक को इस अवस्था में देख करके रोने लगती है। क्यों? क्योंकि लेखक की माँ नहीं चाहती थी कि लेखक को कभी जीवन में ये काम करना पड़े। और लेखक की भाभी बोलती है उनकी माँ को कि भूखे रह लेंगे, लेकिन इनसे ये काम कभी मत करो।
लेखक बोलते हैं, लेखक भाभी के भूखे रह लेंगे लेकिन उनसे ये काम कभी मत कराओ। लेखक बोलते हैं कि भाभी की वह बात आज भी मेरे लिए एक अमृत के समान है। लेखक तो पढ़ लिख करके बाद में सरकारी नौकरी लेकर के इस गरीबी के दलदल से उठ गए, लेकिन लेखक बोलते हैं कि आज भी हमारे जैसे लाखों दलित लोग आज भी है जो उसी गरीबी के और उसी जहालत की जिंदगियों को क्या कर रहे हैं, अभी झेल रहे हैं। ये है इसका अगर प्रश्न उत्तर देखोगे तो पहला में क्या, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटित होती है। बहुत इजी आंसर है, बंद मत करना, चले तो वीडियो को। बहुत इजी आंसर है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटना घटित होती है। तो विद्यालय में लेखक जब जाता है तो कलीराम हेडमास्टर उसको बुला करके चुहार कहकर उसको अपमानित करता है और स्कूल साफ करने का आदेश देता है। शीशम की टहनी से झाड़ू बना करके स्कूल को साफ करने का आदेश देता है। पहला दिन, दूसरा दिन भी लेखक के साथ वही होता है। तीसरा दिन जब लेखक पढ़ने के उद्देश्य से जाके पीछे बैठता है तो हेडमास्टर आकर उसके गला दबोच करके लाता है, बरामदा में पटक के उसको सफाई में फिर लगा देता है। लेखक के साथ विद्यालय में ऐसी घटनाएं घटती है। और अगला प्रश्न है कि पिताजी ने स्कूल में क्या देखा। जब पिताजी रास्ता से गुजर रहे थे तो लेखक को स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाते देखे। पूछे मुंशी जी क्या है। जब पूरे घटना को जान गए पिताजी तो पूरे घटना को जानने के बाद पिताजी ने बहुत बड़ी ही बहादुरी के साथ कलीराम हेडमास्टर का क्या किया, सामना किया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। लेखक की भाभी क्या कहती है, भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो लेखक की भाभी बोलती है, लेखक की भाभी यही ना बोली कि लेखक की भाभी डायरेक्ट ये बोली, लेखक की भाभी ने क्या कहा, इनसे ये काम न कराओ, भूखे रह लेंगे। क्या करेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन इनको इस गंदगी में न घसीटो। लेखक की भाभी यही ना बात बोली। तो ये कैसा लगा आपको आज का क्लास, क्या पूरा समझ में आया? बताओ, इतना अच्छा हिंदी का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया ना। इसी तरीका से मैं एक एक चैप्टर तुम लोगों को पढ़ाते जाऊंगा, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद बनाने की कोशिश कीजिए, उसको रटने की जरूरत नहीं है। चलो तो ठीक है।